आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक खोखला बेलन के ऊपर में काफ़ी निकट तांबे के तार को इस तरह से लपेट दिया जाता है। तो इस तरह से जो प्राप्त व्यवस्थाएं होती है उसको क्या बोलते हैं, परिनालिका कहते हैं। और परिनालिका के यदि हम क्या करें, परिनालिका के दोनों छोर को यानी दोनों सिरों को आपस में जोड़ दें, इस तरह से मोड़ करके जोड़ दें, तो इस तरह से जो प्राप्त आपको एक वलयाकार आकृति प्राप्त होगी, जिसे आप क्या कहेंगे, परिनालिका कहेंगे, सॉरी जिसे आप क्या कहेंगे, टोरॉइड कहेंगे। आइए टोरॉइड का डेफिनेशन को हम लोग जानते हैं। धारावाही परिनालिका के दोनों सिरों को जोड़ने से बनी वलयाकार आकृति टोरॉइड कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये आपकी जो परिनालिका है, इस परिनालिका में धारा इस तरह से आई बह रही है। तो ये आपका ऐसे ऊपर से गया है, आगे वाला भाग से के ऊपर से इस तरह से तार लपटा गया है। तो धारा भी इस तरह से पहले ऊपर की तरफ और फिर ये अंदर की तरफ है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ है और ये फिर अंदर की तरफ है, ये ऊपर है और ये फिर अंदर है, ये ऊपर है। तो धारा जब ये ऊपर जा रही है तो यहाँ से अंदर की तरफ जा रही है, तो ये छोर जो है आपका क्या हो रहा है, भीतर जा रहा है, और ये छोर से आपका क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। ऐसे बाहर आ रहा है, ऐसे भीतर जा रहा है, ऐसे बाहर आ रहा है, ऐसे भीतर जा रहा है। तो यहाँ पे आप इस धारा के डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए आप क्या करते हैं, जो अंदर जा रहा है उसको क्रॉस लिखते हैं, जो छोर बाहर की तरफ आ रहा है उसको आप क्या लिखते हैं, डॉट लिखते हैं। तो इस हिसाब से यदि हम इसमें इस तरह से यदि हम क्या करें, तार को लपेट दें, तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो ये छोर है ये वाला भीतर की ओर जा रहा है, यानी अंदर से जा रहा है, ऐसे बाहर से निकल रहा है, फिर अंदर जा रहा है, बाहर से ऐसे निकल रहा है। तो ये अंदर की ओर जा रहा है और ये उधर से आ रहा है। जो आएगा उसको क्या लिखेंगे, डॉट, और ये आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस। ये अंदर जा रहा है, उधर से बाहर की ओर आ रहा है, ये अंदर जा रहा है। इस तरह से इस आकृति को हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो हम लोगों को इस टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए आप एम्पीरियम पद के नियम का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो टोरॉइड है और इस टोरॉइड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसके लिए यहाँ पे आपका 3 स्थिति बनता हुआ दिखेगा। तो 3 स्थिति जो यहाँ पर आपका बनता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पर जो है कि इस तरह से ये जो वायर है, ये इस तरह से धारा यहाँ जा रही है और वहाँ से धारा क्या हो रहा है, आ रही है। तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, ये निकलता हुआ धारा। ठीक है, ये जो है ऊपर की तरफ है, बाहर की तरफ है, यहाँ पे डॉट लिख देते हैं समझने के लिए, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम लोग, क्रॉस लिख देते हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है और ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो इस टोरॉइड के कारण हम लोगों को निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए जो एम्पीरियर का नियम है वो ये है कि BdL = μ0 सिग्मा I। क्लियर है?
तो इस फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। और चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए यहाँ पर 3 स्थिति होगा। एक होगा टॉरॉइड के बाहर, एक होगा टॉरॉइड के अंदर और एक होगा टॉरॉइड के भीतर, मतलब कि उस नली के अंदर अक्ष पर, इस नली के अंदर अक्ष पर। और हम लोग पिछले ही क्लास में परिनालिका के अक्ष पर स्थित बिंदु पर क्या निकाले हैं, चुंबकीय क्षेत्र निकाले हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कल वाला थ्योरी क्यों पढ़ा था आपने। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आपको बाहर में, भीतर और इसके अंदर अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र निकालनी है, लेकिन बाहर वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो 0 होगा और अंदर वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये भी 0 होगा। तो आप बोलेंगे क्यों ऐसा होगा सर? तो यहाँ पे सबसे बड़ा कारण है बाहर में चुंबकीय क्षेत्र 0 होने का कि यहाँ पर बाहर में मान लीजिए इस पॉइंट पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो इस पॉइंट पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक बंद एम्पीरियर पथ का कल्पना करना पड़ेगा, है कि नहीं है? ठीक है, अब बंद एम्पीरियर पथ का कल्पना जब आप करेंगे तो इसके अंदर में जो धाराएं बह रही है वो 2 डायरेक्शन में बह रही है। कितने डायरेक्शन में है? कैसे 2 डायरेक्शन में है? एक है ऊपर की तरफ और एक है अंदर की तरफ। और आप बताएं कि जो ये सिग्मा आई का मतलब जो होता है ये क्या होता है? बीजगणितीय योग आपको बताया गया था, धारा का बीजगणितीय योग। धारा का बीजगणितीय योग कहने का मतलब ये है कि जितनी भी धाराएं अंदर बह रही है सबको जोड़ दें। तो आप ही बताएं कि यदि आपका ये धारा एक वाई इधर जो दिख रहा है ये ऊपर की तरफ है, तो एक क्या है, अंदर की तरफ। एक आई आपका प्लस में है तो दूसरा आई आप माइनस में कह सकते हैं। तो जितना ऊपर है उतना ही अंदर है, तो स्वाभाविक है कि धाराओं का कुल बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जैसे ही धारा का कुल बीजगणितीय योग 0 होगा, चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। तो बाहर में चुंबकीय क्षेत्र 0 क्यों हुआ, क्लियर है? ये इसका 0 होने का कारण अलग है और इसका 0 होने का कारण अलग है। ठीक है, तो जो आपको अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा कि बाहर में चुंबकीय क्षेत्र 0 क्यों होगा। अब हम लोग जानेंगे कि अंदर में चुंबकीय क्षेत्र 0 क्यों है। तो अंदर में चुंबकीय क्षेत्र अगर आपको किसी पॉइंट पे निकालना है तो इस पॉइंट पे आपको एक एम्पीरियर पथ की कल्पना करनी है। अब इस पॉइंट पे अगर एम्पीरियर पथ की कल्पना करेंगे तो इस एम्पीरियर जो वृत्ताकार पथ है, इस पथ के अंदर में कोई धारा ही नहीं बह रहा है, कोई धारा नहीं बह रहा है। और जब कोई धारा बह नहीं रहा है तो सिग्मा आई का वैल्यू तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जब सिग्मा आई का वैल्यू यहाँ पे इस कारण से 0 है, समझ में आ गया। और सिग्मा आई का वैल्यू किस कारण से 0 यहाँ पे ये भी समझ में आ गया। अगर मान लीजिए कि 20 आई धारा बाहर की तरफ आ रहा है तो -20 आई धारा है कि उसका डायरेक्शन बदला हुआ है, तो एक प्लस लेंगे तो दूसरा आप माइनस लेंगे। आपको एम्पीरियर पथ के बारे जब आपको बताया जा रहा था, एम्पीरियर पथ का नियम के बारे में, तो उसमें ये आपको बताया जा रहा था कि बंद वृत्ताकार लूप के अंदर क्या है कि धारा जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है उसका बीजगणितीय योग क्या होगा, सिग्मा आई। ठीक है, तो अगर हम इसमें यही कर दें कि एक धारा नीचे की तरफ जा रही है तो बीजगणितीय योग क्या होगा, I1 + I2 - I3, ये होगा इसका बीजगणितीय योग। तो आप पूरा समझ में आ गया यहाँ पे क्लियर कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र 0 क्यों है, यहाँ क्यों 0 है। तो अब हम लोगों को मेनली इस टॉरॉइड के कारण 2 स्थिति तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब इस टॉरॉइड के कारण जो हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है इसके अक्ष पर, बस वही है। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां अगर ध्यान दें BDL क्या हो जाए यहाँ पे, cos थीटा और μ0 सिग्मा आई। अब यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे, टॉरॉइड के अंदर ई अक्ष पर निकाल रहे हैं। तो इस अक्ष पे निकाल रहे हैं तो इस अक्ष के चारों तरफ एक एम्पीरियर पथ खींच देंगे। ठीक है, ये है आपका एम्पीरियर पथ। ठीक है, और इसके अंदर जो धारा बह रही है वो इतना तो है कि क्रॉस वाला नहीं बह रही। ठीक है, वो केवल कौन काउंट होगा, डॉट वाला होगा, क्योंकि इसके अंदर केवल ये है। तो इसमें जो केवल आने वाली धारा है, ऐसे बाहर निकलने वाली है, बस केवल वो। समझ में आ गया।
मगर बात ये है कि जितने निकलने वाली है उतना ही अंदर जाने वाली भी है। तो काउंटिंग में कोई डिफरेंस तो होगा नहीं। ये नहीं सोच सकते हैं कि एक बार लपटे हैं तो उसमें 2 हो गया है तो यहाँ उसका आधा लेंगे, नहीं। वहाँ पे एक बार ऐसे किए, ऐसे कर रहे हैं ना, एक बार लपटे हैं ना तो एक ही काउंट होगा डॉट के लिए भी। एक अगर क्रॉस है, एक अगर आपका ऐसे जाकर के क्रॉस है तो दूसरा इधर से निकलना हुआ डॉट है ना। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, सिग्मा आई। मगर सिग्मा आई के बदले अगर आप चाहें तो यहाँ पे एन आई लिख सकते हैं। आप बोलेंगे एन आई क्यों? तो एन आई कहने मतलब ये है कि ये पूरा जो टोराइड है, इस पूरे टोराइड के लंबाई में, जितनी लंबाई है इसकी लंबाई में यदि तार के फेरों की संख्या क्या मान लें, टोटल की एन मान लें, तो एक में अगर मान लीजिए कि आई बह रहा है, एक तार में मान लीजिए क्या बह रहा है, आई बह रहा है, तो टोटल राउंड है तो उसमें क्या होगा, एन आई होगा। ठीक है, इसलिए टोटल जो समेसन आई का वैल्यू जो हो जाएगा वो एन आई होगा। समझ में आ गया? यहाँ तक बात क्लियर है। अब अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे ये एंगल लेना है थीटा। तो थीटा एंगल क्या होता है आप लोगों को पता है अच्छी तरह से। थीटा एंगल जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र और उस पॉइंट पर अल्पांश के बीच का कोण होता है। तो देखिए ध्यान से, एम्पीरियर पथ ये है आपका। एम्पीरियर पथ का जो अल्पांश अगर ये छोटा सा ले, ये एम्पीरियर पथ का अल्पांश अगर ये छोटा सा ले तो ये हो जाएगा। ठीक है, और इस छोटा सा अल्पांश में आपको निकालना है कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, अल्पांश के बीच का कोण है थीटा, तो चुंबकीय क्षेत्र भी जानना पड़ेगा। दाएं हाथ का नियम का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो धारा है वो कैसे है कि ये पॉइंट है दिया हुआ, तो ये ऊपर की तरफ आ रही है, तो स्वाभाविक है कि ये नीचे से ऐसे जा रही होगी। ये जो मोटा बेलनाकार नली है उसके अंदर में अगर हम हाथ ऐसे रखें तो सही है, तार ऐसे अंदर की तरफ से ऊपर की तरफ आई है ऐसे। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा कि इस अल्पांश के स्पर्श रेखा अगर यहाँ से खींच दें तो उसी के बराबर चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन हो जाएगा। इस पर निकालेंगे तो इधर से हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है ना वायर ऐसे करके ऐसे अंदर गया है, अंदर से है ना, और इस तरह से ऐसे बाहर निकल करके फिर ऐसे अंदर गया है। तो ये अंदर से गया है, तो हाथ को ऐसे आप रखेंगे जैसे ही, तो अंगूठा उधर की तरफ डायरेक्शन करेगा और इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र इधर हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे अल्पांश और स्पर्श रेखा के बीच का कोण देखें वो 0 डिग्री होगा, यानी कि यहाँ पर थीटा का वैल्यू जो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। cos 0 का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे इसका अगर वैल्यू 1 डालेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखाएगा, बी डी एल दिखा देगा। बी कांस्टेंट होने के नाते इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, अंदर में रह जाएगा ओनली फॉर क्या, डी एल। तो इस तरह से यहाँ पे बी आपका बाहर आ गया और अंदर में रह जाएगा क्या, डी एल इज इक्वल टू यहाँ पे है म्यू नॉट एन आई। और डी एल क्या है, छोटा सा अल्पांश है। डी एल क्या है, छोटा सा अल्पांश है। और आप ही बताइए, छोटा सा अल्पांश जब डी एल है तो छोटा छोटा अल्पांश को आप इस तरह से जोड़ते जाएंगे तो टोटल ये जो वृत्ताकार पथ है इसकी क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। और यदि हम इसके केंद्र से की त्रिज्या क्या मान लें, स्मॉल आर मान लें, तो इस तरह से यहाँ पे जो इसका इंटीग्रेशन होगा b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। और b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। इसमें कोई दिक्कत है? यहाँ तक बात क्लियर है पूरा अच्छा तरह से। अब यहाँ इसके आगे अगर ऐसे तो हो गया, टोराइड में टोराइड के कारण जो है इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र आपने निकाल लिया है। इसको और अच्छा से समझा जाए, परिनालिका के अंदर जो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता हम लोग निकाले थे उसके बराबर अगर इसको देखा जाए तो दोनों का सूत्र एक जैसा होगा। बस एक जैसा हम करके दिखा देते हैं। एक जैसा करके दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ बात को समझिए। मान लेते हैं, माना एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तार के फेरों की संख्या वो मान लेते हैं कि है हमारे पास n।
एकांक लंबाई में तार के फेरों की संख्या n, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें कि ये टोटल पूरे का पूरे परिधि को क्या बोल देंगे 2 पाई r है। तो 2 पाई r में, ठीक है, 2 पाई r में फेरों की संख्या आपने इससे पहले मान रखा था, टोटल फेरों की संख्या क्या था n था। तो एकांक फेरों की संख्या क्या आ जाएगी, एकांक, ठीक है, एकांक लंबाई में 2 पाई r लंबाई फेरों की संख्या क्या हो गया कैपिटल N। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी n डिवाइड बाई 2 पाई r। समझ में आ रहा है बात को, यहाँ समझना है। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n मान के रखा है मैंने अलग से, लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है इस सिचुएशन के अनुसार आप देख रहे हैं कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या आ रही है n डिवाइड बाई 2 पाई r। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n डिवाइड बाई 2 पाई r। यहाँ भी वही बात लिखा हुआ है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n। समझ में आ रहा है, इसका मतलब n जो है ये इसके बराबर है, n जो है ये इसके बराबर है। यहाँ पर देखिए वही सिचुएशन आपको दिख रहा है, यहाँ ध्यान दें n डिवाइड बाई 2 पाई r। n डिवाइड बाई 2 पाई r को हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। और अगर हम इसको एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कह सकते हैं इसके अनुसार, तो ऐसा भी कह सकते हैं, तब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को हम n भी कह सकते हैं, या म्यू नॉट n i। याद आया होगा अगर आपको तो अच्छा है। आपको हमने ये सिद्ध करके दिखाया था कि परिनालिका के कारण चुंबक के क्षेत्र की जो तीव्रता होगी परिनालिका के भीतर वो B बराबर म्यू नॉट n i होगी। समझ में आ गया, टोरॉइड पूरा क्लियर है।